बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 4 राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में 3 दिन बाद होने वाले पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर हुई हिंसा। नागालैंड के कोहिमा दीमापुर हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन हुआ शुरू। 10 से 15 दिन बाद फुल स्विंग में होगा सेब का सीजन। अब खबरें विस्तार के साथ। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। ये बदलाव पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में हुआ है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब, आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी, तेलंगाना में जी किशन रेड्डी और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को पार्टी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने तेलंगाना में इटाला राजेंद्र को भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि तेलंगाना में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। देश में भाजपा के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आसान नहीं। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन अब तमिलनाडु में भाजपा की प्रमुख सहयोगी एआईएडीएमके ने भी भाजपा को झटका देते हुए कहा कि एआईएडीएमके ने भारत सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह किया है। एआईएडीएमके का मानना है कि ये कानून भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। नेशनल पीपल्स पार्टी के बाद एआईएडीएमके दूसरी प्रमुख भाजपा सहयोगी पार्टी है जिसने यूसीसी का विरोध किया है। वहीं अब देखना होगा कि भाजपा अपने इन प्रमुख सहयोगियों को कैसे मनाती है। इससे पहले नागालैंड में भाजपा की एक अन्य सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने भी यूसीसी के कॉन्वेंट पर अपनी आपत्ति जताई थी। बता दें कि यूसीसी भाजपा के एजेंडे में लंबे समय से रहा है। विधि आयोग ने 14 जून को उस प्रस्ताव के बारे में 30 दिनों के भीतर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगकर यूसीसी पर अपनी कवायद फिर से शुरू कर दी थी। बता दें कि ये बिल आने वाले संसदीय सत्र में भी पेश हो सकता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। आरजेडी स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को वो पार्टी कार्यालय पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के वीरचंद पटेल पथ स्थित प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन पर स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर जुबानी वार किए। उन्होंने कहा कि आज देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को रौंदा जा रहा है। राम रहीम के बंदों को नफरत में धकेला जा रहा है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था उस संविधान को सांप्रदायिक ताकत खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबी बदहाली मिटाने की सूझबूझ नहीं है, इसलिए मोदी जी विधायकों को खरीदकर सरकार बना रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने आरजेडी के गठबंधन की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि तब हम पर मुकदमे किए जा रहे थे, हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैंने बहुत विचार किया और साथियों से नया दल बनाने की राय ली। उन्होंने कहा कि फिर जो दल बना वो आपके सामने है। आरजेडी ने विकास से लेकर हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पश्चिम बंगाल में 3 दिन बाद होने वाले पंचायत चुनाव से पहले फिर एक बार हिंसा की घटना हुई है। साउथ 24 परगना जिले के दिगंगा इलाके में मंगलवार रात टीएमसी और आईएसएफ समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर क्रूम बम से हमला कर दिया। बता दें कि इसमें 17 साल के एक टीएमसी समर्थक की मौत हो गई। इससे पहले
3 जुलाई को साउथ 24 परगना जिले के बसंती इलाके में टीएमसी कैंडिडेट के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी दिन साउथ 24 परगना जिले में क्रूड बम के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुरुलिया में भी एक भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 3 जुलाई को बताया था कि 9 जून यानी पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख के बाद अलग अलग घटनाओं में 10 लोग मारे गए हैं। यानी आज की घटना को लेकर अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर स्पेशल टास्क फोर्स ने मंगलवार को कोलकाता के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 7 mm की 5 पिस्टल, एक शॉर्टर पाइप की 3 गन, 7 mm जिंदा कारतूस के 80 राउंड, 8 mm जिंदा कारतूस के 100 राउंड और 10 पिस्तौल मैगजीन जब्त की हैं। बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले सेंट्रल फोर्सेस की 822 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन कंपनियों की मांग की थी। बालेश्वर जिले के बहनागा में दर्दनाक रेल हादसा सिग्नल एवं टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एकाधिक गलतियों के कारण हुआ। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे बोर्ड के पास जो रिपोर्ट दी है उसमें इस बात का उल्लेख किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है। बता दें कि रिपोर्ट में इस हादसे के लिए बहनागा बाजार स्टेशन मास्टर SV महांती की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम पद्धति में गलती होने की भी बात दर्शाई गई है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम परिवर्तन करने पर 14 सेकंड में सिग्नल बदल जाना चाहिए। हालांकि हादसे के दिन सिग्नल में अस्वाभाविक बदलाव देखने को मिला। सिग्नल बदलने में 37 सेकंड का समय लगा। इस तरह के अस्वाभाविक बदलाव को स्टेशन मास्टर SV महांती ने अनदेखी की है। अस्वाभाविक बदलाव को लेकर स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना चाहिए था। रिपोर्ट करने के साथ ही कोरमंडल एक्सप्रेस को रोक देना चाहिए था। हालांकि स्टेशन मास्टर ने ऐसा नहीं किया, जिससे ये हादसा हुआ। गौरतलब है कि ये भयानक हादसा बीते 2 जून को ओडिशा के बालासोर के पास बहनागा स्टेशन के पास हुआ था। इस दुर्घटना में 293 लोगों की मौत हुई और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए थे। बता दें कि अभी भी कई घायलों का कटक SCB मेडिकल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ CBI की तरफ से इस हादसे के आपराधिक षड्यंत्र की संभावना को लेकर जांच जारी है। नागालैंड के कोहिमा दीमापुर हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। हाईवे के एक तरफ खड़े ऊंचे पहाड़ों से बड़े पत्थर गिरना शुरू हुए, जिनमें से 2 पत्थरों ने हाईवे पर खड़ी 3 कारों को कुचल दिया। पत्थर इतनी स्पीड से गिरे कि कारें पूरी तरह तहस नहस हो गई। बता दें कि दीमापुर के चुमोकैदिमा में इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि पत्थरों ने जिन कारों को कुचला, ठीक उनके पीछे खड़ी कार के डैशबोर्ड कैमरा में ये पूरी घटना कैद हो गई। दीमापुर के पुलिस कमिश्नर कैविटुतो सॉफी ने बताया कि हादसा दीमापुर के ओल्ड चुमोकैदिमा पुलिस स्टेशन गेट के आगे हुआ। हादसे में 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को रेस्क्यू करके दीमापुर के अस्पताल भेजा गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस हादसे की वजह से हाईवे पर लंबे समय तक ट्रैफिक जाम रहा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार इमरजेंसी सेवा मुहैया कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को सभी जरूरी मेडिकल सहायता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है। 10 से 15 दिन बाद ये फुल स्विंग में होगा, मगर राज्य सरकार अभी इसी उलझन में है कि 24 किलो की पैकिंग की शर्त कंटिन्यू रखी जाए या बागवानों को पहले की तरह 30 से 35 किलो प्रति पेटी भरने की छूट दी जाए। बता दें
कि 2 दिन पहले पराला मंडी में कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर के पुनर्विचार के बयान से सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार को ये तय करना है कि प्रति पेटी कितना सेब भरने की इजाजत दी जाए, जिसमें बागवानों में क्लैरिटी नहीं है। यही वजह है कि कुछ बागवान अभी भी प्रति पेटी 30 से 32 किलो तक सेब भर कर ला रहे हैं, मगर ऐसे बागवानों के साथ मार्केटिंग बोर्ड के ऑर्डर की आड़ में कुछ आड़ती 8 से 10 किलो प्रति पेटी की ठगी कर रही हैं। इससे बागवानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक प्रति पेटी 24 किलो तक सेब भरने के लिखित आदेश नहीं दिए हैं। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बागवान पेटी में जितना सेब लाएंगे उन्हें उतने ही सेब की पेमेंट की जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि फिलहाल सेब किलो के हिसाब से बिकता रहेगा। इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 24 किलो के निर्णय को लेकर सरकार पुनर्विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि जब किलो के हिसाब से सेब बेचा जाएगा तो 2 किलो की काट जरूरी रहेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।